Welcome to my class. I am Shivam Pandey and in today's video I am going to teach chemistry and the chapter name is Matter in Our Surrounding. This video is especially based on NCERT syllabus and the chapter is from NCERT class 9th. I have already made one video, means part 1, and if you have not watched that portion, please go and watch on our YouTube channel Jainta Public School, and after that you should watch this, because in science we complete part by part portions of any syllabus and everything is connected to each other. That is why I suggest you please go and watch part 1. In today's topic I am going to start characteristics of particles of matter. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, कणों के क्या लक्षण होते हैं. तो फर्स्ट कैरेक्टर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हैव स्पेस बिटवीन देम. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होता है. ये ऑलरेडी हमको अभी पीछे जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था शुगर सोल्यूशन वाला, साल्ट सोल्यूशन वाला, तो हमें ये बात पता चल गई थी कि हमने देखा था कि हमने साल्ट को वाटर में ऐड किया, सॉल्यूशन बनाया, लेकिन जो वॉल्यूम था वह बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ. ठीक है, पूरा साल्ट डिजॉल्व हो गया, उसके बाद भी चेंज नहीं हुआ. तो हम सोच रहे थे ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इस वजह से आपको शुगर पार्टिकल्स डिसअपियर हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है. In activities 1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में देखा कि जो चीनी के, नमक के, डिटॉल के या पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे वे पानी में अच्छे से मिक्स हो गए. सिमिलरली उसी तरह से जब हम चाय बनाते हैं, व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेट, हम कुछ भी जब बनाते हैं नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर. जब भी हम कुछ भी बनाते हैं, चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, एक टाइप के मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वे दूसरे टाइप के मैटर के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है वहाँ जाके स्पेस में सेट हो जाते हैं. दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर. इससे यह पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स बीच में पर्याप्त जगह होती है, इतना जगह होती है कि आप 1 लीटर पानी में बड़े आराम से 200 ग्राम चीनी को डिजॉल्व कर सकते हो, फिर भी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा. इस बात का प्रूफ है. सेकेंड कैरेक्टर है पार्टिकल्स का. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. मैटर के पार्टिकल्स जो है लगातार मूव करते हैं, स्टेबल नहीं रहते, लगातार मूवमेंट होता रहता है. इस बात को हम कैसे माने कि कैसा होता है, इस बात को हम एक्सेप्ट कैसे करें. तो पहला एग्जांपल है कि भाई आप सभी डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स बॉडी स्प्रे का. आप रूम में एक जगह पे स्प्रे कर लेते हो, उसके बाद पूरे रूम में अपने आप खुशबू फैल जाती है. रूम फ्रेशनर को आप एक जगह पे रूम में मार देते हो, पूरा कमरा महकने लगता है. ठीक है, जो मॉस्किटो वाला स्प्रे आता है या जो केमिकल आता है बोर्ड में लगा देते हो, कंटिन्यूस वेपराइज होकर निकलता रहता है, उसका वेपर पूरे रूम में अपने आप फैलता रहता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे होते हैं, इसलिए ऐसा होता है. तो इन्होंने कई एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, एक्टिविटीज़ में एग्जांपल दे रखा है आपको समझाने के लिए. चलो समझते हैं. एक्टिविटी 1.3 मतलब पहला एक्टिविटी है इस चीज़ के लिए. पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास. हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट दिस स्मेल. कह रहा है कि एक अगरबत्ती को आप लगा दो अपने कक्षा के कोने में, ठीक, बिना जलाए. अनलिट कह रहा है, अनलिट बिना जलाए लगा देना है. आपको अगरबत्ती का स्मेल लगने कितना पास जाना पड़ता है, बिल्कुल पास जाके नाक से स्मेल करेंगे तो पता चलेगा. नाउ लाइट द स्टिक, व्हाट हैपेंस. अब उसको जला दो, अब क्या हो रहा है. डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस. क्या थोड़ी दूरी पे बैठ के भी स्मेल मिल पा रही है, बिल्कुल मिल रही है, एकदम पूरे कमरे में आ रही है. ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो, भाई हमको स्मेल मिल रही है. ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स लगातार खुद से मूव करते हैं, अपने आप मूव करते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन होता है, इस वजह से लगातार मूवमेंट होती है. अब अगला है एक और एक्टिविटी. टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर. 2 ग्लास बीकर ले लो पानी से भरा हुआ. पुट अ ड्रॉप ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली
अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। कह रहा है कि आपको ब्लू या रेड, नीला लाल जो भी इंक मिल जाए, आपको उसका एक बूंद आपको बीकर में डालना है, किनारे से डालना है धीरे से, और दूसरे वाले में आपको हनी डालना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास। अगर घर में कर रहे हो तो किनारे रख दो बिना डिस्टर्ब किए, क्लास में कर रहे हो तो किनारे रख दो बिना डिस्टर्ब किए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, फिर अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो, मतलब देखो क्या हो रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। इंक ड्रॉप को ऐड करने के तुरंत बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो आप ये ऑब्जर्व करें कि इंक ड्रॉप जो है धीरे धीरे अपने आप उसमें मिक्स हो रहा है। लेकिन हनी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हनी क्या है, बहुत ज़्यादा थिक मटेरियल है, तो उतना जल्दी नहीं हो पाएगा उसके साथ में। फिर करा कि हनी ड्रॉप को ऐड करने के बाद क्या हुआ, तो हनी ड्रॉप तो आराम से नीचे जाके किनारे बैठ जाएगा, जल्दी अपने से कुछ नहीं होने वाला है। स्टीर करना पड़ेगा आपको, आफ्टर स्टीरिंग कुछ हो भी सकता है। हाउ मेनी आवर्स आर डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। कराए इंक के कलर को कितने दिन या कितने घंटे लगते हैं पूरे पानी में फैलने में, तो शायद कुछ घंटे या कुछ मिनट्स। उम्मीद है कि मिनट्स नहीं तो कुछ घंटों में अपने आप इंक जो है पूरे बीकर में फैल जाएगा। लेकिन वहीं पे हनी की बात करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, अपने से नहीं फैल पाएगा। स्टीरिंग तो करनी ही पड़ेगी आपको। स्टीरिंग मतलब आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप चम्मच से चीनी को मिक्स करते हो ना सर्व नॉट टाइम, इन द सेम में आपको मिक्स करना पड़ेगा, स्टीरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगला है ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। कराए एक ग्लास में गर्म पानी ले लो, एक में ठंडा पानी लो, अब पोटेशियम परमैंगनेट का या फिर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल दो। डू नॉट स्टीर द सोल्यूशन, सोल्यूशन को स्टीर नहीं करना है, मतलब मिक्स नहीं करना है, चम्मच से या किसी भी चीज़ से चलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, क्रिस्टल्स को अपने आप नीचे बैठने दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, सॉलिड क्रिस्टल पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। भाई ठंडे वाले पानी में वो बहुत टाइम के बाद धीरे धीरे शायद मिक्स होगा, लेकिन जो गर्म वाला पानी है उसमें अपने आप क्या होगा, डिजॉल्व होना जल्दी से शुरू हो जाएगा। रीजन ये है कि जो हॉट वाटर है उसमें पार्टिकल्स में मोशन है, एनर्जी है, तो वहाँ से हीट एनर्जी मिलेगी, जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और अपने आप वो डिजॉल्व हो जाएगा। ठंडे वाले में टाइम लगाएगा। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस, जैसे समय बीतेगा वो मिक्स होता चला जाएगा। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, और क्या बता रहा है सॉलिड और लिक्विड के बारे में। तो भाई जो लिक्विड पार्टिकल होता है वो जल्दी से डिजॉल्व होता है, सॉलिड को थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब अगर इंक से तुलना करें, भी हमने रेड और ब्लू इंक का किया था ना, तो अगर उसका हम कंपेरिजन इस एक्सपेरिमेंट में करेंगे तो इंक वाला जो होता है वो फास्टर होता है और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल वाला थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि सॉलिड है, इसको पहले सॉलिड से टूटना पड़ेगा फिर जाके डिजॉल्व होगा, ठीक है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में मोशन बहुत कम होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है, लेकिन सॉलिड की तुलना में कम होता है। सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ज़्यादा मोशन होता है, इसलिए ज़्यादा जल्दी से मिक्स हो जाएगा। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, करेक्ट। टेम्परेचर के साथ मिक्सिंग का जो रेट है चेंज होता है। हाँ, जितना गर्म करेंगे उतना फास्ट होगा, क्योंकि जब हम गर्म करेंगे तो हम बाहर से हीट देंगे, वो हीट पार्टिकल्स को मिलेगा, पार्टिकल्स जल्दी से मोशन करना शुरू करेंगे और जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा है कि ऊपर जो एक्टिविटीज़ हैं उससे हमको कुछ बातें पता चल जाती हैं। क्या क्या पता चली, पहला पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं लगातार मूव करते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास क्या होता है, जो भी होता है हम उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, वे जल्दी से मूव करते हैं। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगती है। ये बात हमको पता चल गई। भाई बढ़ेगी टेम्परेचर, मतलब आप हीट दे रहे हो, उस हीट को ही पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा, पार्टिकल के पास एनर्जी आएगी, तो भाई कोई ना कोई एनर्जी तो बढ़ना ही है। एनर्जी कहीं से मिल रही है तो उसमें उसके अंदर की एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा, तो अब उसका एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज, ऊपर तीनों एक्टिविटीज में वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। ऊपर की एक्टिविटी से हमें इतना पता चल जाता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वे अपने आप ही खुद से मिल जाते हैं। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसेज बिटवीन द पार्टिकल्स, वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वहाँ पे चले जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स अप टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कह रहा है कि जब दो तरह अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स जो मैटर के हैं जो अपने आप मिल जाते हैं, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक। जब मैटर के दो अलग अलग पार्टिकल्स अपने आप ही मिक्स हो जाएं तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन को हम भी कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स
मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। जब गैस के पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। हाई कंसंट्रेशन मतलब जब किसी भी पार्टिकल की संख्या किसी जगह पे बहुत ज़्यादा होगी तो उसे हाई कंसंट्रेशन बोलेंगे, उसकी तुलना में दूसरी जगह पे कम होगी उसे लो कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो भाई अगरबत्ती जब जलाते हो तो यही होता है ना कि जहाँ पे भी अगरबत्ती जल रही है वहाँ पे उस पार्टिकल की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, कंसंट्रेशन एकदम हाई हो गया, बाकी दूसरी जगह पे पार्टिकल्स बहुत कम है तो कंसंट्रेशन क्या है, लो है, तो अपने आप पार्टिकल मूव करके दूसरी जगह पे चले जाएंगे। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। हमने ये भी महसूस किया है कि गर्म करने पर डिफ्यूजन क्या होता है, तेज हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स को और एनर्जी मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीट देने पर पार्टिकल्स की एनर्जी मिलती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स और फास्ट मूव करेंगे, डिफ्यूजन और फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो भाई हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, तीन बातें पता चली कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, मैटर पार्टिकल्स क्या करते हैं, उनमें मोशन होता है, और मैटर के पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ें तीन ही बात तो आपको आराम से याद कर लेनी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत टफ नहीं है, सिंपल सी बात है, आराम से आपको करेक्टर याद रहेगा। दूसरा पॉइंट है डिफ्यूजन, ठीक है, आराम से बोल सकते हो कि जब कोई भी पार्टिकल्स, ठीक है, स्पेशली गैसेस पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। या कह दो कि मैटर के दो अलग अलग पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अपने आप ही मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसको भी हम डिफ्यूजन ही कहते हैं। दोनों बातें सही हैं, ये आपके क्लास के हिसाब से दे रखा है और दूसरी डिफिनेशन बदल के है, लेकिन बात वही है, अंतर कुछ भी नहीं है। फिर से एक्टिविटी कर लो भैया, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने आपको बताया था तो समझाएगा ना। अगर आपको फील्ड में गेम खेलना है, 4 ग्रुप बनाना है, 4 ग्रुप क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है, ठीक है, ह्यूमन चेन्स की ग्रुप बनाना है। करना क्या है, पहला ग्रुप जो होगा, ठीक है, वे सब एक दूसरे के हाथ और कमर को पकड़ेंगे, जैसा डायग्राम में दिख रहा है कि हैंड को कमर के ले जाके पास एकदम टाइटली पकड़ के रखेंगे, ठीक, बैक बैक लॉक आर्म एकदम करेंगे, ठीक है। इसको इडोमियास्मी डांसर्स भी कहते हैं, ठीक है, जैसे इडोमियास्मी डांसर्स शायद जापानीज डांसर है, डांस का नाम है, जैसे एक दूसरे को पकड़ के डांस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको पकड़ लेना है। सेकेंड जो ग्रुप होगा, ठीक है, वह एक दूसरे का हाथ पकड़ेगा, कमर नहीं पकड़ेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेगा। थर्ड ग्रुप जो होगा वह चेन बनाएगा, ठीक है, एक दूसरे को छू के, फिंगर टिप को छू के बना लेगा। तो 3 ग्रुप बन गई। अब जो चौथा ग्रुप होगा उसका काम होगा दौड़ के जाना है और इन तीनों जो ह्यूमन चेन्स हैं उनको तोड़ना है। तो भाई चेक करो सबसे आसानी से कौन सा चेन टूट जाएगा, जिन्होंने केवल फिंगर टिप्स को छुआ है वो चैन बहुत आसानी से टूटेगा। उसके बाद जिन्होंने हाथों को पकड़ रखा है, फिंगर टिप की तुलना में उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट होगा जिन्होंने एक दूसरे के हाथ कमर को अच्छे से पकड़ के रखा है, ठीक है, इडोमियास्मी डांसर्स के जैसा पकड़ के रखा है, उस बॉन्ड को तोड़ने में आपको, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। करेक्ट कौन सा ग्रुप इजिस्ट था, फिंगर टिप वाला इजिस्ट था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दूसरे को कल छुआ था, बहुत ज़्यादा फोर्स उनके बीच में नहीं लगा था। उसकी तुलना में हैंड वाले में थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा था, थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तोड़ने के लिए। वहीं जिन्होंने एकदम हाथ और कमर को पकड़ रखा था, एकदम अच्छा फोर्स अप्लाई किया था, तो आपको भी उसको तोड़ने के लिए अच्छा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कोई भी बॉन्ड होगा, पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स बॉन्ड बना होगा, कोई भी एक दूसरे को पकड़ के रखा होगा, तो उनके बीच जितना अधिक फोर्स होगा, उनके बीच जितना अधिक फोर्स होगा, आपको उन्हें अलग करने के लिए भी उतना अधिक फोर्स देना पड़ेगा। उनके बीच जितना कम फोर्स होगा, उन्हें अलग करने के लिए उतना ही कम फोर्स देना पड़ेगा। डिपेंड करता है उनके बीच में कितना फोर्स है। जितना ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, ठीक है, उनके बीच में, उन्हें हटाने के लिए भी आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, या यूँ को मेहनत करनी पड़ेगी, या फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सारी बातों का अर्थ एक ही है। अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स बोलेंगे, मेहनत की बात करेंगे तो मेहनत कहेंगे, एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी। इफ़ यू कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हर बच्चे को मैटर का एक पार्टिकल कहें तो किस ग्रुप में मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? तो भाई उस वह ग्रुप जिसमें उन्होंने एक दूसरे के हाथ और कमर को पकड़ के रखा था पूरी ताकत से, उस ग्रुप में हमको मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है, अगली एक्टिविटी है टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चाक एंड अ रबर बैंड। फिर से वही चेक करना है कि आयरन नेल को लो, चाक के टुकड़े को लो, एक रबर बैंड को लो। अब सबको तोड़ने की कोशिश करो, चाहे हैमर से, चाहे कटिंग से, या स्ट्रेचिंग से, जो मेथड आपको अप्लाई करना हो। हथौड़ी से मार मार के तोड़ दो, ठीक है, या काट काट के जो इजीली कट जाए, या तान के नहीं स्ट्रेच करो, कौन सा टूटता है। तो भाई यहाँ पे हम देखेंगे तो हमको फिर से वही बात पता चलेगी कि कितना अधिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन पार्टिकल्स के बीच में है। ठीक, जैसे सबसे पहले हम आते हैं रबर बैंड पे।
रबर बैंड बहुत आसानी से स्ट्रेच होगा, बहुत ही आसानी से कट भी जाएगा, और बहुत ही आसानी से हैमरिंग करने पे तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि उनमें इलास्टिक फोर्स लगा होता है, लेकिन तीनों ही चीज़ें रबर बैंड के ऊपर क्या होगी, आसान हो जाएगी। उसकी तुलना में चाक पे आएंगे तो चाक जो होगा हैमरिंग में जल्दी टूटेगा, कटिंग में थोड़ा सा अधिक फोर्स लगेगा रबर की तुलना में, स्ट्रेचिंग में स्ट्रेच होता ही नहीं है, तो इलास्टिक फोर्स नहीं होता इसलिए स्ट्रेच नहीं होता। अब तीसरे सबसे पहले नंबर पे आता आयरन नेल। आयरन नेल पे आते हैं भाई, हैमरिंग में आप पीटते रहो, टूट के अलग नहीं होगा, ठीक है, बल्कि क्या होगा, पीट के सीट के फॉर्म में हो जाएगा। मेलिएबल मेटल है जिसकी खासियत होती है मेलिएबिलिटी। कोई भी मेटल को हम आसानी से पीट के सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो आयरन क्या है, मेलिएबल है, तो टूटने का नहीं है हथौड़े से। कटिंग काटना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास हैं, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो जितना अधिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है उतना अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना फोर्स हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे कि हम हथौड़ा से मार दें और लोहा टूट जाए, ठीक, या हम कैंची से उसको काट दें। कैंची से तो बिल्कुल नहीं काट सकते, ठीक, उसके लिए कटर मशीन का इस्तेमाल करोगे, इलेक्ट्रिक वाली, ठीक, उससे कटेगा, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, काफ़ी सारा बिजली खर्च होगा, मतलब एनर्जी खर्च होगा। उसके अंदर एक दूसरे को पकड़ के उन्होंने जितनी ताकत से लगा रखा है, अलग करने के लिए उतना अधिक खर्चा करना पड़ेगा, आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। स्ट्रेचिंग, तो भाई स्ट्रेचिंग का तो कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि इलास्टिक फोर्स होता ही नहीं, ठीक, तनेगा नहीं, या उसको स्ट्रेच करने के लिए जितना फोर्स चाहिए ना उतना फोर्स आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर वही पूछना था किसमें सबसे अधिक ग्रेटर फोर्स था, आयरन नेल में ग्रेटर फोर्स था। फिर एक एक्टिविटी, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, एक बर्तन में कुछ पानी ले लीजिए, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, अपने फिंगर से पानी की सरफेस को काटिए, बिल्कुल कट जाएगा बिना मेहनत के, बड़े आराम से खींच दोगे, फटाक से वो कट जाएगा। ऐसे आप चलाओगे, पानी देखो कटेगा, फिर जैसे आपका हाथ हट जाएगा फिर से पास आ जाएगा। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, हाँ कट रहा था, ठीक है, लेकिन फिर से पास आ रहा था। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, फिर उनके पास आने का रीजन क्या था, तो भाई वाटर में एडहेसिव फोर्स होता है और कोहेसिव फोर्स होता है, ठीक, तो एडहेसिव फोर्स होता है कि वाटर किसी और से चिपकता है, उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं, और वाटर पार्टिकल एक दूसरे से चिपक के रखते हैं, उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स बहुत हाई होता है, ठीक, हम फिंगर से काटते हैं लेकिन तुरंत पार्टिकल दूसरे के पास आके फिर से चिपक जाते हैं, इससे इसे काट के अलग कर देना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, फोर्स आप बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो, मतलब जितना आसानी से आप पानी अपने हाथ को चला सकते हो उतनी आसानी से आपको हम रबर शीट दे दें कि चलो हाथ को इस पार से उस पार तक ले जाओ, तो पॉसिबल नहीं होगा। आयरन नेल दे दें, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं आपको छोड़ सकते वहाँ पे। तो ऊपर की सारी एक्टिविटीज ये बताती हैं, द अबव 3 एक्टिविटीज 1.6, 1.7, 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। ऊपर की ये जो एक्टिविटीज़ हैं वे बताती हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। यह फोर्स पार्टिकल्स को एक साथ साथ रखता है, ठीक। यह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वह मैटर टू मैटर बदलती रहती है, सेम नहीं रहती है। लो अब यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन सा मैटर है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जिसके पास क्या होगी, मास होगी, क्या होगी, मास होगी और वॉल्यूम होगा, ठीक है, मास होगा और वॉल्यूम होगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वह मैटर है। चेयर है, एयर है, लब ना जी ये तो फीलिंग है, स्मेल ये फीलिंग है, हेट फीलिंग है, मैटर नहीं है, आलमंड्स मैटर है, थॉट फीलिंग है, कोल्ड फीलिंग है, लेमन वाटर मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ठीक है, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम अगर स्मेल की बात करेंगे तो स्मेल केवल फीलिंग है, पार्टिकल्स परफ्यूम के पार्टिकल्स मैटर हैं। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कराए इन ऑब्जर्वेशन के लिए कारण बताइए। चलिए पहला है, ये अगला है, इसमें यहाँ पे है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, करा एकदम गर्म, तुरंत एकदम गर्म खाना होता है, ठीक है, गर्मा गर्म, उसकी स्मेल आपके पास बड़ा जल्दी से पहुंच जाती है, कई मीटर दूर होते हैं तो भी। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, लेकिन ठंडा होने पे आपको पास जाना पड़ता है। तो जब फूड हॉट होता है, सिजलिंग होता है, तो उसमें से वेपर्स निकलते रहते हैं, वेपर पार्टिकल्स जो हैं डिफ्यूजन के थ्रू हवा में होते हुए हमारे पास तक आते हैं, इसलिए हमको स्मेल पता चलती रहती है। वहीं पे ठंडा होने के बाद वेपर पार्टिकल्स की जो संख्या है निकलने की बहुत न के बराबर हो जाती है, इसलिए हमको पास से जाके स्मेल करना पड़ता है। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, ठीक है, डाइवर मतलब तैरने वाला, तैराक जो है
वह स्विमिंग पूल में पानी को कट कर लेता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो, मैटर यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती है, तो भाई मैटर की प्रॉपर्टी पता चलती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे मैटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह न के बराबर है, बहुत ही कम है। इस वजह से बड़ा आसानी से वो पानी को कट कर लेता है और उसमें तैर लेता है। पानी की जगह पर उनको कुछ दूसरा दे दिया जाए, हाई डेंसिटी का वो दे दिया जाए, मतलब ये कहोगे शहद दे दिया जाए जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके लिए फोर्स अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स के जो मैटर हैं उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, तो भाई फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। और थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव मोशन, या पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। और कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन का वो था एक्सरसाइज। अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, आपके अगल बगल जितने भी मैटर के प्रकार हैं सबको ऑब्जर्व करो। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, उसके अलग स्टेट्स क्या हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These states of matter arise due to variation in the characteristics of the particles of matter। ये सारे स्टेट्स पैदा ही इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टर हैं उसमें बदलाव होने के कारण। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। कराया मैटर के अलग अलग स्टेट्स को अगर ऑब्जर्व करना है तो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। क्या अलग अलग स्टेट्स हैं, तो हमको देखते हैं कि मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सारे मैटर के जो स्टेट्स हैं इनका जन्म ही होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव होने के कारण। जैसे पहला क्या था, मैटर पार्टिकल्स में स्पेस बिटवीन देम, तो वो सॉलिड में स्पेस जो होगा न के बराबर होगा, लिक्विड में उससे ज़्यादा होगा और गैसेस में एकदम स्पेस ही स्पेस होगा। अगला क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वे न के बराबर मूव करते हैं, लिक्विड की उसकी तुलना में ज़्यादा और गैस के तो एकदम आज़ाद होते हैं। अगला था पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम हाई होता है, लिक्विड के बीच में उसके तुलना में मॉडरेट कह दो और गैसेस के बीच में नेग्लिजिबल। तो ये तीनों कैरेक्टर से डिसाइड कराते हैं कि कौन सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा, कौन गैस होगा। फिर से बता रहा हूँ, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई, मोशन जो होगा न के बराबर, स्पेस क्या होगा न के बराबर। लिक्विड पे आते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट, मोशन सॉलिड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है और स्पेस भी सॉलिड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। गैस पे आते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, मोशन जो स्पीड है वो बहुत ही हाई होती है, बहुत तेज़ी से मूवमेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में, और स्पेस जो है बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि आप थोड़ी सी हवा भरते पूरा बलून फूल जाता है, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, केवल बाउंड्री को जाके हिट करते हैं तो बलून फूल जाता है। या अगर आपको चेक करना है, घर पे चेक करना है कि हम कैसे चेक करें कि एयर पार्टिकल्स में जो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, आपको एक सिरिंज लेना है, इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज, ठीक, उसके टिप को बंद करना है, ठीक, जहाँ से मेडिसिन बाहर निकलती है, ठीक है, जो टिप होता है आगे उसको किसी से अच्छे से प्रेस करना है, या उंगली लगा लो वहाँ पे उंगली, और उसके बाद आप सिरिंज को दबाना चालू करो। पूरा सिरिंज फुल था हवा से, दबते दबते आखिरी में बहुत थोड़ा सा ही रह जाएगा जो नहीं दब पाएगा, नहीं पूरा सिरिंज क्या होगा लगभग बंद होने के कगार पे आ जाएगा, मतलब हवा जो होगी इतना कंप्रेस हो जाएगी, ये पता चल जाएगा कितना अधिक स्पेस था। द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। इन्होंने फिर से एक्टिविटी करवाया, एनसीईआरटी वालों की भाई आदत है कि एक्टिविटी कराएंगे ताकि आपको बात अच्छे से समझा पाएँ, बिना समझाए उन्हें आगे नहीं जाना होता है। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, कराए इन चीज़ों को इकट्ठा करो, एक पेन, एक किताब, एक निडल, ठीक है, और एक लकड़ी की स्टिक। स्केच द शेप ऑफ द आर्टिकल्स इन योर नोटबुक, इन सभी आर्टिकल्स का स्केच बना लो, ठीक है, इनके चारों तरफ पेंसिल घुमा के। कराया क्या सभी के पास शेप निश्चित है, एकदम हाँ बिल्कुल निश्चित शेप था, जैसा था एकदम वैसा स्केच बन गया है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, एकदम अलग, उनकी बाउंड्री एकदम स्पष्ट है, और वॉल्यूम फिक्स है, वो भी फिक्स है, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे छूने से इधर उधर करने से उनका वॉल्यूम कम या ज़्यादा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, जितना पहले था उतना ही अभी भी है। व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड, क्या होगा अगर उनको हथौड़ी से पीटा जाए, खींचा जाए, गिराया जाए, तो भाई टूट जाएंगे, बाकी तो कुछ चांस नहीं है कि छोटा बड़ा हो जाने का। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या एक दूसरे में डिफ्यूज होंगे, तो डिफ्यूजन भी नहीं होगा। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, इन पे फोर्स लगा कि इन्हें दबाओ, लकड़ी की स्टिक को दबाओ, क्या दबती है, कम हो जाती है, ऐसा होगा नहीं होगा। अब आ गए सॉलिड पे, तो कह रहा है कि ऊपर सारे एग्जाम्पल्स जो थे वो सॉलिड के थे, ठीक है, ऑल द अबव एग्जाम्पल सारा सॉलिड्स, ऊपर के सारे एग्जाम्पल सॉलिड्स के हैं।
वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डिफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। हमने देखा कि सॉलिड के पास डिफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको दबा के कम करने का जो चांस है वो न के बराबर है। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, सॉलिड्स की आदत होती है अपने शेप को बरकरार रखने का। व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, जब कभी उनके ऊपर बाहरी फोर्स लगता है तो उनका शेप चेंज जल्दी से नहीं होता। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स इफ बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। अगर आप फोर्स अप्लाई करने पे टूट जाएंगे, लेकिन उनका शेप चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए उन्हें रिजिड भी कहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, करा इन पे ध्यान दीजिए, विचार करिए। व्हाट अबाउट रबर बैंड, एक रबर बैंड के बारे में क्या कहेंगे। कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड। तो रबर बैंड क्या है, सॉलिड है, ठीक, रबर बैंड सॉलिड है क्योंकि उसके पार्टिकल्स ठीक है एक दूसरे के पास पास ही हैं, फ्लो नहीं कर रहे हैं। शेप नॉर्मल रख के हम अगर स्केच बनाएंगे तो वैसा ही आएगा जैसा बाकियों का आया था, उसमें चेंज नहीं आएगा। हाँ, उसमें एक अलग नेचर ही होता है रबर बैंड की, इलास्टिसिटी, ठीक है, उसकी वजह से हम जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो खिंच जाता है, फिर से छोड़ देते हैं, हमें पुराने स्टेट में आ जाता है। व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट, शुगर और साल्ट को क्या कहोगे भाई, वे भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, उनके क्रिस्टल्स को उठा के देखोगे तो उनका कोई शेप चेंज नहीं होता है। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक शेप ऑफ द जार, भाई जब इनको आप बर्तन में रखते हो तो जार का शेप ले लेते हैं। तो भाई अगर स्पेशली देखेंगे तो एक एक पार्टिकल को देखोगे तो क्रिस्टल है, ठीक है, उसका शेप नहीं चेंज होता, वो क्रिस्टल क्रिस्टल ही रहता है। ढेर सारा उसमें भर देते हो तो भाई जार का तो शेप लेगा ही, लेकिन वो सॉलिड है। व्हाट अबाउट स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के बारे में क्या कहेंगे। इज इट ए सॉलिड, क्या है सॉलिड है। इट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, हम इसको दबा पाते हैं। तो भाई इसको हम दबा इसलिए पाते हैं कि उसके बीच में क्या है, खाली स्पेस है जहाँ पे एयर भरी हुई है, तो जब हम प्रेस करते हैं तो एयर निकल जाती है, इसलिए कंप्रेस हो जाता है। स्टिल इट इज ए सॉलिड, लेकिन फिर भी एक सॉलिड है, क्योंकि नॉर्मली अगर बिहेव करोगे, ठीक, रख के बाउंड्री बनाओ, ठीक है, शेप बनाओ तो वॉल्यूम उतना ही रहने वाला है, ठीक, और बाउंड्रीज भी ड्रा हो जाएंगी पेंसिल से, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऑल द अबव आर सॉलिड्स, सभी के सभी सॉलिड्स हैं। रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द शेप सेम शेप, रबर बैंड जो है फोर्स अप्लाई करने पे शेप चेंज करता है, लेकिन फिर से उसी शेप को ले लेता है जब आप उसको नॉर्मल छोड़ देते हो। जब फोर्स हटा लिया जाता है तो नॉर्मल हो जाता है। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, अगर आवश्यकता से अधिक फोर्स लगाओगे टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर आर सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड, करा कि हर एक कण का, एक कण लो शुगर का या चीनी का, उसका शेप फिक्स होता है, चाहे उसको हाथ में लो, चाहे प्लेट में रखो, चाहे जार में रखो, तो इसलिए आप उसको सॉलिड ही कहोगे, कुछ और कहने के विचार मत करना। स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स, स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे होल्स होती हैं। इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें हवा भरा होता है, जब हम इसको दबाते हैं तो एयर बाहर निकल जाता है, इसलिए हम इसको कंप्रेस कर पाते हैं, अदरवाइज अपने से कंप्रेस नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।